हेलो एवरीवन। आर ओ 2023 की हिस्ट्री रिवीजन की इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे दक्षिण भारत से संबंधित चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और संगम काल से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो वह डाली गई विजयालय के द्वारा। यह पहले पल्लव सामंत थे जो उत्तर में पल्लव और दक्षिण में पांड्य राजा थे, और ये पल्लवों के सामंत थे विजयालय, और पल्लवों और पांड्यों के बीच में संघर्ष चल रहा था। इससे पांड्यों की कमज़ोर स्थिति का फायदा उठाते हुए इन्होंने तंजावुर पर कब्जा कर लिया और चोल साम्राज्य की नींव डाली। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था विजयालय। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति मिली है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो यह है बृहदीश्वर मंदिर, जो कि चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर के प्रांगण में एक बहुत बड़ी सी नंदी की मूर्ति है जिसको भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, और ये एकाश में यानी कि एक ही पत्थर से बनी हुई है। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट, तो ये थे राजराज प्रथम। इनको अरिमोलिवर्मन भी कहा जाता है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो वह फैला था कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। दक्षिण भारत का जो ये हिस्सा है उसमें इस तरफ चोल साम्राज्य था और यह कोरोमंडल तट कहा जाता है। चोलों की राजधानी थी तो वह थी तंजावर नाम से जानी जाती है, तंजौर या तंजावुर। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो चोल प्रशासन की सबसे ज़्यादा प्रमुख विशेषता थी कि वहाँ का ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, वहाँ पर ग्रामीण प्रशासन को बहुत ज़्यादा महत्व था और काफ़ी ज़्यादा स्वायत्तता मिली हुई थी ग्राम प्रशासन को, और ये चोल काल की सबसे बड़ी विशेषता रही है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वह था ग्राम पंचायत के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था तो वह था ग्राम सभाओं के लिए। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तर ग्राम प्रशासन था? तो उत्तम ग्राम प्रशासन था चोल साम्राज्य में। ग्राम प्रशासन बहुत ही अच्छा था। किसका प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? तो वह थी चोल काल की। चोल साम्राज्य में ग्राम प्रशासन की कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था तो वह चोल साम्राज्य था। तो ग्राम प्रशासन से संबंधित प्रश्न बार बार पूछा जाता है चोलों के, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था यह चोल काल का। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था चोल साम्राज्य। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वह हैं उत्तर मेरुर अभिलेख। यह परांतक प्रथम चोल राजा परांतक प्रथम के काल में यह अभिलेख लिखवाया गया है, और इस अभिलेख में वहाँ के ग्राम प्रशासन के बारे में ब्यौरे मिलते हैं, काफ़ी अहम जानकारी मिलती है। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो वरीयम का अर्थ है यहाँ पर एक समिति। वरीयम है समिति, और विभिन्न विभागों से संबंधित समितियाँ थीं। तो यहाँ पर टोट वरीयम इसका आंसर होगा। टोट वरीयम उद्यान से संबंधित समिति थी। पोन वरीयम स्वर्ण से संबंधित समिति थी, जबकि संवत्सर वरीयम वार्षिक समिति थी। यह एक वार्षिक समिति थी। और एरी वरीयम तालाब से संबंधित समिति थी। तालाबों का भी बहुत महत्व था प्राचीन समय में। तालाब निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर
प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो चोलों ने पांड्य और चेर राजाओं को पराजित किया है। पांड्यों और चेरों के साथ इनके युद्ध हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इन्होंने मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया है प्रायद्वीपीय भारत पर। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि यह इंडोनेशिया, थाईलैंड के आसपास के क्षेत्र, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित क्षेत्र को कहा जाएगा। यहाँ का जो शैलेंद्र साम्राज्य था यानी शैलेंद्र शासक थे, उनके यहाँ चढ़ाई करके इन्होंने आगे कुछ स्थलों को जीता था चोलों ने। कहा जाता है कि चोलों ने दक्षिण भारत में दक्षिण पूर्वी साम्राज्य को जीता और दक्षिण में श्रीलंका को जीता, और इस प्रकार उन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया, चोल झील। और यह कार्य किया गया राजेंद्र प्रथम के द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है, तो वह है चतुर्भुज आकार की। चोल काल की एक ग्राम प्रशासन के अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि यहाँ पर कांस्य निर्मित भगवान शिव की नटराज प्रतिमा मिली है, और इस नटराज प्रतिमा में भगवान शिव को चतुर्भुज रूप में दिखाया गया है। उनको अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया है, अर्धनारीश्वर और चतुर्भुज रूप में दिखाया गया है। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो विश्व में सबसे श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है यहाँ पर नटराज शिव की प्रतिमा को। बहुत ही उत्कृष्ट प्रतिमा है। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई है, तो वह हुई है नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो यह है चोल कला का उदाहरण। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? यानी कि भगवान शिव का मुख जब दक्षिण की ओर होता है तो वह किस रूप को प्रदर्शित करता है? तो वह उनके शिक्षक रूप को प्रदर्शित करता है। इस रूप में वह अपने भक्तों को ज्ञान देते हैं। नटराज भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें भगवान शिव के 4 हाथ हैं। इसमें भगवान शिव 4 हाथों के साथ हैं, चतुर्भुजी हैं। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं कान में एक महिला का कुंडल। तो ये भी बिल्कुल सही है। अपने दाएं कान में उन्होंने एक पुरुष का कुंडल पहना है और बाएं कान में महिला का कुंडल पहना है, जिसके द्वारा यह माना जाता है कि वह प्रतिमा में अर्धनारीश्वर के रूप में है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए? तो वह भेजे गए हैं चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में। यह एक चोल शासक हैं, इनके कार्यकाल में भेजे गए हैं। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य के राजा राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के द्वारा उच्च कोटि की नौसेना तैयार की गई, और उसके बाद उन्होंने भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया पर नौसैनिक अभियान किए, जिसके फलस्वरूप बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में का एक रूप बताया जाने लगा। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इसका आंसर नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत में लगभग सभी हिंदू राजवंशों में यह प्रथा रही है कि अपने जीवन काल में ही राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित कर उसका राज्याभिषेक करा देता है, और राजा की मृत्यु के पश्चात वह
राजसत्ता को संभाल लेता है। तो इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो वह था राजेंद्र प्रथम। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की है? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की गई है। राजेंद्र प्रथम ने पहली बार उत्तर का अभियान किया, उत्तर भारत का अभियान किया और गंगा का पवित्र पानी लाने के उद्देश्य से उसने पाल शासक को पराजित किया और जिसके बाद उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और अपने साम्राज्य में गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की, जिसको अपनी राजधानी भी बनाया बाद में। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो यह भी दिया जाता है राजेंद्र प्रथम को। राजेंद्र प्रथम ने जब उत्तर का अभियान किया उसके बाद गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और गंगैकोंड चोलपुरम नामक शहर बसाया और उसके बाद वह उसके समीप गंगैकोंड चोलपुरम के समीप चोल गंगम नामक एक वृहद कृत्रिम झील भी बनवाई। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो वह की थी राजराज प्रथम के द्वारा। राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की और राजेंद्र प्रथम के द्वारा उसको और वृहद स्तर तक ले जाया गया। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो वह की राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के कुछ उत्तरी भागों पर विजय प्राप्त की, संपूर्ण श्रीलंका पर नहीं की, जिसको बाद में राजेंद्र प्रथम के द्वारा संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की? सीलोन यानी श्रीलंका पर। तो वह है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के द्वारा संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की गई थी, जबकि राजराज प्रथम के द्वारा श्रीलंका के कुछ उत्तरी भागों तक ही यह विजय सीमित थी, जबकि राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की? यानी कि सीलोन यानी श्रीलंका के पूर्व भाग पर विजय प्राप्त की है, राजराज प्रथम के द्वारा की गई है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो वह है कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में वहाँ के राजा ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसके विरुद्ध कुलोत्तुंग प्रथम में कोई भी रुचि नहीं दिखाई या उसको विरोध नहीं किया और बल्कि अपनी पुत्री का विवाह वहाँ के राजा से कर दिया। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। तो यह बिल्कुल सही है, चोलों से पहले के राजवंशों की उतनी जानकारी नहीं मिलती है, चोलों की जानकारी काफ़ी अधिक हमें मिलती है। और इसका कारण दिया गया है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो ये बिल्कुल सही है। हम चोल साम्राज्य के बारे में इतना इसीलिए जानते हैं क्योंकि वहाँ के शासकों ने अभिलेख लिखाने की परंपरा को चलाया और जिन शासकों ने उस परंपरा को चलाया उसके बाद उनके उत्तरवर्ती शासकों ने उस परंपरा को जारी रखा, इसलिए चोल साम्राज्य के एक लंबे समय की हमें जानकारी मिलती है। दोनों ही सही हैं और ये कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया है शब्द और उसका विवरण। एरीपत्ती भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तो एरीपत्ती वह भूमि है, ऐसी भूमि है जिससे जो कर मिलेगा उससे गांव के जलाशय की देखरेख की जाएगी, उसकी मरम्मत का कार्य उस भूमि से मिलने वाले कर से किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। तनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दिए गए ग्राम। तो ये गलत है। तनियूर चोल शासन में गांवों के संघ थे, छोटे छोटे गांवों के संघ
तो इस प्रकार ये गलत हो जाता है। और घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय थे, तो ये बिल्कुल सही है, घटिका मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय थे। तो इस प्रकार 1 और 3 सही होते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो वह थी नाना देशी और मणिग्रामम। ये दोनों ही संस्थाएं विदेशी व्यापार से संबंधित थीं। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तो यह था तगर। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वह था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख मिलता है जिसमें उसकी विजय का वर्णन मिलता है जो उन्होंने हर्ष पर प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो वह किए जाते थे चालुक्यों के द्वारा। चालुक्य शासन में महिलाओं को उच्च पद प्रदान किए गए। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो वह थी वातापी। चालुक्यों ने सबसे पहले वातापी में अपना साम्राज्य स्थापित किया। वातापी। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख मिलता है तो वह मिलता है ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख में जो कि पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, इसको रवि कीर्ति के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया है। रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति ने संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, तो वह हुआ पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा है? तो वह भेजे हैं नरसिंह वर्मन प्रथम ने। यह एक पल्लव शासक हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान भेजे हैं। सिंघल द्वीप यानी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द द्योतक है, तो वह है काली मिर्च का। काली मिर्च यवन यानी कि यूनान के लोगों को बहुत ही प्रिय थी, बहुत ही पसंद थी, तो इसका नाम यवन प्रिय पड़ गया। हल्बी किस भाषा परिवार से संबद्ध है? तो वह है आर्य भाषा परिवार से। यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है जिसका संबंध आर्य भाषा से है। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है, तो यह है व्याकरण और काव्य से संबंधित ग्रंथ। दक्षिण भारत में 3 संगम हुए हैं तमिल ग्रंथों से संबंधित, तमिल काव्य से संबंधित 3 संगम हुए हैं। पहला संगम अगस्त ऋषि के द्वारा कराया गया है, अगस्त ऋषि ने इसकी अध्यक्षता की है। और दूसरे संगम की अध्यक्षता की है तोलकाप्पियर के द्वारा, तोलकाप्पियर। और इनके द्वारा रचित ये ग्रंथ है तोलकाप्पियम। और तीसरे संगम के अध्यक्ष थे नक्कीरर। तोलकाप्पियम व्याकरण और काव्य से संबंधित ग्रंथ है जो कि तोलकाप्पियर के द्वारा लिखा गया है। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, तो यह है तमिल व्याकरण का ग्रंथ। शिल्पाधिकारम का लेखक है, तो वह है इलंगो। इनका नाम है इलंगो आदिगल। इलंगो आदिगल के द्वारा लिखा गया है। यह एक चेर राजा के पौत्र हैं। चेर राजा यानी कि ये एक चेर राजकुमार हैं। इसका कथानक कन्नगी और कोवलन नाम के एक इस कथा में कन्नगी और कोवलन नाम के एक जोड़े की कहानी है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तिरुकुरल एक दर्शन का ग्रंथ है, इसको केवल कुरल या तिरुकुरल दोनों कह सकते हैं। तोलकाप्पियम एक व्याकरण ग्रंथ है जो कि द्वितीय संगम के अध्यक्ष तोलकाप्पियर के द्वारा लिखी गई है। शिल्पाधिकारम एक प्रेम कथा है जो कि कोवलन और कन्नगी की कहानी है। इसमें कन्नगी नाम की स्त्री पर दक्षिण भारत में
पत्नी पूजा या कन्या पूजा की जाती है। मणिमेखले यह एक वणिक कथा है। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। तो यह समझा जाता है तिरुमराय को यह एक शैव संतों के लेखन के संग्रह का ग्रंथ है। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें केवल सही है बी, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण उनको ज्ञात था। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का संदर्भ आया है, उसमें भौतिक संस्कृति के से संबंधित नाम मिलते हैं, जैसे कि कुरिची यानी पहाड़ियाँ, पलाई यानी सूखी रेतीली भूमि, मुलाई जैसे जिसको जंगली या चरागाह भूमि कहते हैं, मरुदम जो कि कृषि व उपजाई भूमि है, नैडल जो कि समुद्र तटीय मैदान है। तो इस प्रकार वहाँ पर भौतिक संस्कृति से संबंधित सभी काफ़ी विवरण मिलते हैं। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, तो इसमें समर शौर्य का भी संदर्भ आता है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है, तो जादुई ताकतों के बारे में भी वहाँ विवरण मिलता है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है अरिकामेडु से। अरिकामेडु में रोमन साम्राज्य से संबंधित काफ़ी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से एक एम्फोरा जार बहुत ही फेमस है। एक ऐसा जार है जिसमें दोनों साइड हत्थे लगे हुए हैं। एम्फोरा जार है, इसमें दोनों साइड हत्थे लगे हुए हैं, ऐसा जार यह बहुत ही फेमस है, अरिकामेडु से प्राप्त हुआ है, जो कि रोमन साम्राज्य से संबंधित है। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, तो वह था अरिकामेडु, जो कि वर्तमान पांडिचेरी है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टुगे के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो यह था अरिकामेडु। अरिकामेडु भारतीय भाषा का शब्द है, जबकि पोर्टुगे रोमन भाषा का शब्द है। रोमन लोगों ने इसे पोर्टुगे कहा है, और जबकि अरिकामेडु स्थानीय नाम है। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह प्राप्त हुई है अरिकामेडु से। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। एम्फोरा जार होता है एक, तो एम्फोरा जार होता है एक, तो यह होता है लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। तो यह लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार होता है एम्फोरा जार। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो वह है कदम्ब, चेर, चोल और पांड्य, तीनों का यहाँ पर वर्णन हुआ है संगम साहित्य में, और इनको सम्मिलित रूप से मूवेंदार कहा गया है। मूवेंदार कहा गया है। पांड्य राजाओं ने संगम कवियों को संरक्षण दिया है। पांड्य राज्य में तीनों संगम हुए हैं, जबकि संगम साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णन चेरों का मिलता है। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो वह नहीं था पल्लव। चेर, चोल और पांड्य तीनों यही तीन संगम साहित्य के भाग हैं। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो वह है तमिल भाषा में। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो लघु वेद किसको कहा गया है? यह कहा गया है कुरल को। इसे कुरल या तिरुकुरल कहते हैं। यह तमिल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, दर्शन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक है? तो वह है कंबन। कंबन ने तमिल रामायण या फिर इसको रामावतारम कहा जाता है, इसके लेखक हैं। यहाँ पर मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कथन दिए हैं, इन पर विचार करना है कौन से सही हैं। तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे।
सही बात है ये लोग मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, एकेश्वरवादी थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को स्वीकार करते थे। यह भी सही है। कन्नड़ यानी कर्नाटक के क्षेत्र में लिंगायत आज भी मिलते हैं। सिद्धांत इनके ये पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। दोनों ही कथन सही हैं। यहाँ सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ दिए हैं वंश और दूसरी तरफ दिए हैं वह स्थल जो उन वंशों से संबंधित रहे हैं। तो गुप्त का संबंध देवगढ़ से है। देवगढ़ में गुप्तों ने दशावतार मंदिर का निर्माण कराया है। चंदेलों ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया है। चालुक्यों की राजधानी थी बादामी। और पल्लव पनमलय से जुड़े हैं, पनमलय। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो यह था मणिग्रामम। दक्षिण भारत का तक्कोलम का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो यह हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच। चोल शासक परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने विजय प्राप्त की थी और इसके उपलक्ष्य में उन्होंने तंजयुम कुंड की उपाधि धारण की थी। तो कृष्ण प्रथम ने इसमें उपाधि धारण की थी। कृष्ण तृतीय थे, इन्होंने उपाधि धारण की थी तंजयुम कोंड की उपाधि धारण की थी। तो चोल शासक थे परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण तृतीय। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो इसका आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि चोल साम्राज्य बाद में चोल साम्राज्य ने बाद में पांड्यों के अधीन अपना शासन किया और धीमे धीमे स्वतः ही वह समाप्त हो गए। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो संगम युग में उरैयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर कपास का व्यापार किया जाता था। उदयनजेरल किस वंश से संबंधित थे? तो यह थे चेर राजा उदयनजेरल। ऐसा अनुश्रुतियों से ऐसा पता चलता है कि उदयनजेरल ने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं को भोजन कराया। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो यह थी वेंगी नदी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी वेंगी नदी। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो पश्चिमी तट पर कौन से पत्तन थे? यह थे तोंडी और मुशरी। पोहार को कावेरी पत्तनम कहा जाता है, जो कि चोल राज्य में थी, पूर्वी तट पर। संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं राजा के लिए। राजा के लिए कोन, को और मन्नन जैसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जबकि चेर, चोल और पांड्य जिनका विवरण संगम साहित्य में मिलता है, इनके लिए प्रयुक्त हुआ है मोवेंदार। तृतीय संगम हुआ तो यह हुआ था मदुरई में। पहला संगम दक्षिणी मथुरा, जो कि अब समुद्र में डूब चुका है, वहाँ पर हुआ था। दूसरा संगम अलवै कपाटपुरम में हुआ और तीसरा संगम उत्तरी मथुरा में हुआ। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, यानी कि उन्हें आर्य बनाया? तो यह अगस्त ऋषि के लिए कहा जाता है। दक्षिण भारत के आर्यकरण करने वाले कहे जाते हैं अगस्त ऋषि।
यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिए हुए हैं वंश और यहाँ पर दिए हैं उनकी राजधानी। तो चालुक्यों की राजधानी थी बादामी, पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम, हर्ष की राजधानी थी कन्नौज और पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना। तो इसका सही क्रम होगा 2, सबसे पहले 2, फिर 4, फिर उसके बाद 1 और फिर 3। इस प्रकार ये क्रम चलेगा। आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। पल्लव कांचीपुरम सही है, पांड्य मदुरै सही है, चेर पुडुचेरी ये गलत है, चेरों की राजधानी थी वांजी या फिर करूर, चोल की राजधानी तंजौर है और होयसल की राजधानी द्वार समुद्र है, केवल ये गलत है। चेर पश्चिमी तट पर थे इधर, और जबकि पुडुचेरी पूर्वी तट पर है यहाँ पर। निम्नलिखित पल्लव शासकों के नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आएंगे महेंद्र वर्मन प्रथम, 4 पहले आना चाहिए। फिर उसके बाद आएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम, 2, 4 के बाद 2, इसलिए आंसर ये सही होता है। उसके बाद परमेश्वर वर्मन और उसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो यह दिया है मतवालिन के द्वारा दिया गया है। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? तो यहाँ पर चालुक्य हैं जो कि दक्षिण भारत से संबंधित हैं, उत्तर भारत से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो यह थे चालुक्य राजा कुमारपाल। चालुक्य राजा कुमारपाल जो कि जैन मतावलंबी हो गए थे, उन्होंने अपने मंत्री को काशी भेजा ताकि पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया जा सके। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, तो यह थी वनवासी, कदम्ब वनवासी, कदम्बों की राजधानी थी वनवासी। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो यह था निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो यह था मोटुपल्ली। काकतीय राज्य जहाँ की रानी रुद्रम्मा का विवरण मिलता है। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व भेजा था? तो दक्षिण भारत का कौन सा ऐसा राजा था जिसने, किस वंश का राजा था जिसने रोम राज्य में एक दूत भेजा था? तो यह था पांड्य राजा नेडुंजेलियन। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध चेरों ने भी स्थापित किए हैं, पांड्यों ने भी किए हैं। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो यह स्थित है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। इसका निर्माण पांड्य शासकों के द्वारा कराया गया है। मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है, यह है मदुरई में।
यहाँ पर सुमेलित करना है कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, वेंकटेश्वर मंदिर है तिरुमाल आंध्र प्रदेश में, महाकाल मंदिर है उज्जैन एमपी में, और बेलूर मठ है हावड़ा पश्चिम बंगाल में। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं गोपुरम। जैसे उत्तर भारत में मंदिरों में जो द्वार होता है उसको तोरण कहा जाता है, तोरण द्वार कहा जाता है। यहाँ पर कुछ सजावट होती है द्वार के पास, इसको तोरण द्वार कहा जाता है। इससे अंदर प्रवेश कर के आगे मंदिर होता है। तो दक्षिण भारत में इस द्वार को गोपुरम कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा भव्य ऊंचा और हो सकता है कई बार मुख्य मंदिर से भी ऊंचा बनाया गया है और बहुत ही भव्य बनता था। इसको गोपुरम कहा जाता है। इसके साथ ही दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।